सीधा रुख करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। And other dignitaries on the dais, may I now request Shri Anand Rane ji to please welcome Shri K.C. Gupta, ACS, Government of Madhya Pradesh, Shri Avinash Lavania ji, MD MP RDC, Shri Rane will welcome Shri Avinash Lavania, MD MP RDC, and Shri Rane will welcome Shri Mohit Verma, Vice President IRC. May I now request Mr. Borasi to please welcome Shri Salunke ji. Please welcome Mr. Salunke ji. Mr. Borasi will welcome Mr. S.R. Baghel and Shri Sanjay Maske ji. Thank you very much. These are the Indian traditions. Aditi Devo Bhava. Thank you very much and for the patience. To officially begin this seminar, may I now request, may I have the honor of inviting Shri K.C. Gupta, Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, to kindly deliver the welcome address. Please put your hands together, ladies and gentlemen. His leadership has been instrumental in the development of the state's infrastructure. Shri Gupta. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो फिक्स कॉस्ट वो उसी पे लोड कर रहा है। जैसे ही वो प्लांट 36 जगह माल सप्लाई करने लगेगा, कीमतें कम आ जाएंगी। जो मुझे पिछले 1.5 साल काम करके अनुभव हुआ, उसमें सबसे बड़ा काम मुझे जिसका बहुत संतोष है, वो हमारा जो रोड नेटवर्क का विजन 2047 जो विकसित भारत के लिए बनाया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और लगातार गडकरी साहब के मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम ने मिलकर तैयार किया। आई कैन सी हमारे दिल्ली से भी कुछ साथी आए हुए हैं, दे वर पार्ट ऑफ द टीम। ये एक ऐसी चीज है, यदि 10 साल में हम लोग बात करते हैं कि सड़क सेक्टर ट्रांसफॉर्म हो गया, तो अभी असली ट्रांसफॉर्मेशन आपने नहीं देखा। असली ट्रांसफॉर्मेशन गडकरी जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगले 10-12 साल में होने वाला है। अभी अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई हमारे एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड कॉरिडोर्स बन गए। 4,500 किलोमीटर देश में ऑपरेशनल है, 6,500 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगले 12 साल में ये बढ़ के देश में 50,000 किलोमीटर हो जाएंगे और इनकी प्लानिंग पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से की गई है। पीएम गति शक्ति नेटवर्क लिया गया, जीएसटीएन नेटवर्क लिया गया, टोल डेटा लिया गया, उसका जो बिग डेटा एनालिटिक्स करके एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बनाया गया। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में फिर ग्रोथ फैक्टर डाला गया और उसका जो सॉफ्टवेयर होता है उससे निकाला गया कि अभी हम नई सड़कें नहीं बनाएं तो किस प्रकार से कंजेशन हो जाएगा, और उस कंजेशन को दूर करने के लिए 2047 तक जो होगा, कहाँ हमें सड़कें बनानी है, किस प्रकार की सड़कें बनानी है, वो सॉफ्टवेयर से निकल के आया। तो इस प्रकार से सिलेक्शन ऑफ रोड में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और वो कई बार कि मेरी सड़क पहले बना दो लगभग खत्म, पूरा साइंटिफिकली निकल के आया, जो कि माननीय गडकरी जी ने देख के अप्रूव किया। फिर उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने उसका प्रेजेंटेशन हो गया और आगे सारे प्रोजेक्ट उसके हिसाब से बनने शुरू हो गए। और अभी जो कैबिनेट ने अगस्त में 8 बड़े प्रोजेक्ट्स मंजूर किए थे, वो उसी प्रकार से बनाए गए। पर अब जब तक हम इसको प्रॉपरली प्लान नहीं करेंगे, ये तो बड़ी बड़ी बात हो गई मैक्रो लेवल अरेंजमेंट, इसको जब हम डीपीआर ठीक से नहीं बनेगा। डीपीआर बनाने के लिए हमें पीएम गति शक्ति इतना पावरफुल टूल है कि मैं चाहूँगा कि सभी राज्यों के प्रतिनिधि जो यहाँ आए हुए हैं वो उसको उपयोग करना शुरू करें, क्योंकि अभी भी उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा। भारत सरकार अपना अच्छा उपयोग कर रही है। आपका लैंड एक्विजिशन फास्टर हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा लैंड डेटा यदि आप अपने राज्य का डाल देंगे। आपका फॉरेस्ट की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, आप
प्लानिंग स्टेज पे मिनिमाइज कर सकते हैं उन सब चीज़ों को। तो प्लानिंग का जो ये सारे टेक्नोलॉजीज ही हैं जिनके तरीके से हम लोग काम करें। इसी प्रकार से जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो अलग अलग मैं टेक्नोलॉजीज में नहीं जाऊँगा, नहीं तो टेक्नोलॉजी के नाम लेने में ही मेरे को जो अलॉटेड समय समाप्त हो जाएगा। पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, 3D प्रिंटिंग, डिजिटल ट्विन, ये सारी चीज़ों पर भी काम करना पड़ेगा। मटेरियल साइंस में जो हमें नए मटेरियल्स आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे मटेरियल्स नए रिसर्चर्स लेके आ रहे हैं कि आप भरी बारिश में अपने रोड के गड्ढे को रिपेयर करने में डाल दे, गड्ढे का कुछ नहीं होगा, विद इन मिनट्स वो सेट हो जाएगा, आपकी पूरी बरसात निकल जाएगी। ये सारे मटेरियल्स को हमने यूज़ करने की बात करनी चाहिए। उसके आगे मेंटेनेंस के समय में हम लोगों ने इस प्रकार की चीज़ों को देखना चाहिए। दूसरे टॉपिक का एक पार्ट है आपका ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। वास्तव में देखा जाए तो सर के नेतृत्व में हम लोगों ने काफ़ी इसकी एनालिसिस की और हम लोग इस पक्ष में पहुँचे कि ईपीसी बंद करके या छोटे प्रोजेक्ट्स में अलाउ करके हैम और बीओटी पर जाना चाहिए। वास्तव में क्या होता है कि ईपीसी प्रोजेक्ट किसी तरीके से 5 साल चलता है, उसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड ऊपर निकलता है और वो आदमी का स्किन इन द गेम बहुत कम होती है। हैम में 15 साल तक वो आपसे संलग्न रहता है। तो जब हम लोग असेट मोनेटाइज कर रहे होते थे तो ये देखा गया कि जो नई कंपनी उनके असेट को खरीदती थी, उनका फीडबैक ये था कि हैम या बीओटी की बनी सड़कों में उन्हें कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता, जबकि ईपीसी की बनी सड़कों में प्रॉब्लम्स होती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, निर्णय ये लिया था कि 500-700 करोड़ के नीचे के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको ईपीसी में ही बनाए। तो वहाँ जो कमियाँ थी उनको दूर करने पर काम शुरू हुआ था। एक सर्कुलर अभी जारी किया था। हम लोग कहते थे कि अथॉरिटी इंजीनियर 50% चेकिंग करेगा। ये 50% चेकिंग का परिणाम क्या होता था? जहाँ कोई सुपर इंस्पेक्शन में मान लीजिए कोई सीनियर इंजीनियर्स गए, उन्होंने देखा तो कमी हो जाती थी, ये वाला 50% हमने चेक नहीं किया। तो अभी रिसेंटली मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया था कि 100% चेकिंग अथॉरिटी इंजीनियर को करनी पड़ेगी। दूसरी बात है, हमें अपने इंजीनियर्स को साथ में लगाना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल आप किस तरीके से उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दें। शुरू में जब मैंने मंत्रालय ज्वाइन किया था, कोई भी परेशानी हो तो ये डीपीआर कंसल्टेंट की समस्या है, ये अथॉरिटी इंजीनियर की समस्या है, ये कॉन्ट्रैक्टर की समस्या है। तो मैं एक ही प्रश्न करता था, आप काहे के लिए बैठे? केवल सिग्नेचर करने के लिए और एक्सेप्ट करने? जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, यू हैव टू ओन इट अप। इसलिए ये काम शुरू होता है कॉन्ट्रैक्ट का कि आप अवार्ड करने से पहले सारी तैयारियां पूरी करें, जिससे डिस्प्यूट्स में ना जाए, लैंड एक्विजिशन हो, फॉरेस्ट क्लियरेंस हो, उसके बाद ही आपको प्रोजेक्ट अवार्ड करना चाहिए। जल्दबाजी में हम सिर्फ अपना क्रेडिट लेने के लिए यदि प्रोजेक्ट अवार्ड कर देते हैं तो बाद में वो अथॉरिटी के लिए बहुत दुखदाई होता है। वी एंड अप पेइंग थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस इन आर्बिट्रेशन। तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में क्लॉजेस पे जो काम अभी मंत्रालय कर रहा है वो तो ठीक ही है, 100% अथॉरिटी की बात करना और तैयारी प्रोजेक्ट की पूरी करना बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूँ, विश्वास है, आईआरसी अभी लगातार जिस प्रकार से काम करती आई है, ये 2 दिन के डिस्कशंस भी बहुत फ्रूटफुल होंगे और उन चीज़ों को जैसा भारत सरकार में काम होता था कि हम लोग अडॉप्ट कर लेते थे। शुरुआत में मैंने केसी से बात की कि भाई अब हम लोगों को इंश्योर करना चाहिए कि क्वालिटी और ये सिस्टम्स जो भारत सरकार के चल रहे हैं उसको हम लोग अपने मंत्रालय में अडॉप्ट करें। तो मुझे विश्वास है कि ये बहुत फ्रूटफुल होगी और आगे आने वाले समय में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने की दिशा में आज की ये कॉन्फ्रेंस मील का पत्थर शामिल होगी। आप सब बाहर से आए हैं तो एस चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस खूबसूरत नगरी का पूरा आनंद ले। भोपाल से खूबसूरत शहर इस पूरे देश में नहीं है, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। देवियों सज्जनों, मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग MPPWD ने लोक निर्माण से लोक सेवा के सिद्धांतों को साकार करते हुए राज्य के हर कोने तक आधारभूत संरचनाओं का विकास सुनिश्चित किया है। Ladies and gentlemen, we'll now have a short video presentation that will take us through some of the remarkable achievements and milestones in India's road infrastructure development developed by Madhya Pradesh PWD. Let's have the video presentation. लोक निर्माण से लोक कल्याण, एक विचार जो प्रदेश के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होने की ओर अग्रसर है।
ये विचार केवल बुनियादी ढांचे के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि हर नागरिक के जीवन को समृद्ध बनाने का संकल्प भी है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में लोक निर्माण विभाग ने इस विचार को अपने हर कार्य का आधार बना लिया है। ये विचार सड़क, पुल और भवनों के निर्माण से जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी का संकल्प है। चाहे वो ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाले रास्ते हों, महानगरों के यातायात को सुगम बनाने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर या फिर पर्यावरण को संरक्षित करते हुए बनाए जा रहे तालाब, हर परियोजना में हमारे मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी की प्रतिबद्धता स्पष्ट झलकती है। उनकी सोच है कि हर निर्माण कार्य जन केंद्रित हो, समग्र विकास की भावना से हो, पर्यावरण हितैषी हो और नागरिकों को इनका सीधा लाभ मिले। यही सच्चा लोक कल्याण है। लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत से 471 पुल और 13,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। हमारे प्रयास को और गति दी है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के विशेष सहयोग और दूरदृष्टि ने। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था, मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी के ये प्रोजेक्ट्स न केवल क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ये लोक निर्माण से लोक कल्याण का सजीव उदाहरण है। आपके मार्गदर्शन और सहयोग से प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को अपग्रेड करने के कार्य में तेजी आई है। आने वाले 4 वर्षों में लगभग 3050 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन में अपग्रेड करने की योजना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तर्ज पर मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग भी अब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहा है, जिसमें 5,000 करोड़ की लागत से उज्जैन जावरा एक्सप्रेसवे, 1,700 करोड़ की लागत से इंदौर उज्जैन मार्ग का 6 लेन अपग्रेडेशन, 1,800 करोड़ की लागत से भोपाल का वेस्टर्न बाईपास आदि मेगा प्रोजेक्ट्स सम्मिलित हैं। लोक निर्माण से लोक कल्याण की ये सोच अब एक मजबूत वास्तविकता का रूप ले रही है, जहां हर प्रोजेक्ट समाज के हर वर्ग को जोड़ता है और उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करता है। लोक निर्माण से लोक कल्याण की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करते हुए हम देख रहे हैं उस भविष्य की ओर, जहां मध्य प्रदेश अधोसंरचना के मामले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान निर्मित करेगा। हमारा संकल्प है लोक निर्माण से लोक कल्याण। बहुत बहुत बधाई मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग। और अब इस विभाग के मुखिया से हम आशीर्वचन लेंगे। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए आदरणीय श्री राकेश सिंह जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, सभा को संबोधित करेंगे। आज के इस गरिमामय आयोजन में मंच पे विराजमान हम कह सकते हैं कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का भारत में जो शुरुआत हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसके कोई वास्तुकार अगर है तो देश के भूतल परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी हमारे बीच में उपस्थित है। तालियों के साथ में हम सब उनका अभिनंदन करें। मंच पे विराजमान है मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो एक नई सोच के साथ मध्य प्रदेश को विकास की दृष्टि से निरंतर आगे लेकर जा रहे हैं। और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि पिछले 10-11 महीने में हम कुछ नया और बेहतर सोच पाए हैं, तो केवल इसलिए कि हर उस सोच में अगर किसी का मार्गदर्शन और सहयोग होता है, सकारात्मक सहयोग होता है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उनका भी तालियों के साथ में हम अभिनंदन करेंगे। मंचासीन मध्य प्रदेश के अत्यंत कर्मठ
चीफ सेक्रेटरी श्री अनुराग जैन जी, इंडियन रोड कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री कमलेश जी, सेक्रेटरी जनरल श्री निर्मल जी, विभाग के एसीएस श्री गुप्ता जी, मंचासीन सभी अधिकारीगण, सामने बैठे हुए अलग अलग राज्यों से पधारे सभी डेलीगेट्स, उपस्थित सम्मानी जन और मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे केंद्रीय मंत्री सम्मानी गडकरी जी का, जिनके पास अत्यधिक व्यस्तता थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और मध्य प्रदेश में भोपाल की इस धरती पर पधार कर आज के सेमिनार में उनकी गरिमामय उपस्थिति उन्होंने प्रदान की है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उनकी ये उपस्थिति मध्य प्रदेश में विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होने वाली है। मुझे लंबा समय दिल्ली में उनके साथ उनके कार्यों को देखने का अवसर मिला है। 20 वर्ष तक लोकसभा में मैं सांसद के रूप में रहा हूं। 8 साल चीफ व्हिप की भूमिका में लोकसभा में रहने के कारण मुझे बहुत नजदीक से माननीय गडकरी जी के कार्यशैली को देखने का सौभाग्य मिला है और मुझे कहते हुए गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में विकास की जिस इबारत की शुरुआत देश में हुई है, उसको पूरी शिद्दत से आगे बढ़ाने का काम माननीय गडकरी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भूतल परिवहन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तकनीक का इतना जानकार कोई जननेता हो, ये पहले मेरे भी सोचने में नहीं आता था। वर्षों पुरानी बात है, लगभग शायद 10 वर्ष हो गए होंगे। वो जबलपुर के प्रवास पर आए थे, रात्रि विश्राम था, सुबह सर्किट हाउस हम उनको लेने को पहुंचे। सुबह उनको जल्दी जाना था, सोकर उठकर वो आए और उठकर आने के साथ ही अभिवादन के बगैर उन्होंने तकनीक पर बात शुरू कर दी। और मुझे याद है उस समय उन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाली कार और गाड़ियों के बारे में बात की थी और लगभग 12-15 मिनट तक वो लगातार तकनीक के बारे में बोलते रहे। और उसके बाद तो मेरे अनेकों अनुभव हैं। लोकसभा में जिस दिन भी माननीय गडकरी जी का प्रश्न होता था या उनका कोई विषय उनको रखना होता था, उस दिन अधिकतम सांसदों की उपस्थिति इसलिए होती थी कि उनको यह पता होता था कि उनकी मांगी हुई लगभग सारी चीजें उनको मिलने वाली हैं और उसके साथ साथ अलग अलग तरह की तकनीक से भी सब अपडेट होंगे। जब ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में हो तो स्वाभाविक है ऊर्जा भी बढ़ती है और ये विश्वास भी बढ़ता है कि प्रदेश तेजी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में आगे बढ़ने वाला होगा। नवाचार, चाहे टोल नाकों पर फास्टैग की बात हो, ग्रीन हाईवे की बात हो, सड़क निर्माण में नई नई तकनीकों की बात हो, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जो वेस्ट मटेरियल है उसका उपयोग सड़क निर्माण में करके पर्यावरण को संरक्षित करने की बात हो, ये सब माननीय गडकरी जी के विचारों से उपजे। मुझे जब मध्य प्रदेश में काम करने का अवसर मिला लोक निर्माण विभाग में, माननीय मुख्यमंत्री जी से विस्तृत चर्चा के उपरांत हमने सोचा कि कुछ विचार करके विभाग को अधिक जवाबदेह बनाने का प्रयास किया जाए और उस दृष्टि से तय किया कि विभाग की टैगलाइन होगी लोक निर्माण से लोक कल्याण। और लोक निर्माण से लोक कल्याण की ये यात्रा निरंतर जारी है। समय कम है कहने के लिए, लेकिन आज का ये सेमिनार भी हम कह सकते हैं कि उसी में आगे बढ़ता हुआ एक कदम है।
लगातार कई सारे प्रयास हमने किए हैं। मैं माननीय गडकरी जी को बताना चाहूंगा कि आपके द्वारा समय समय पर जो विषयों पर विचार रखे जाते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हुए, समझते हुए हम लोगों ने तय किया, हमने इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम इसको लागू करने पर विचार किया है। इस पर बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ये करीब करीब हमारे यहाँ रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में तो लागू हो ही गया है। पूरे विभाग को उसके दायरे में लाने की कोशिश हो रही है। इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड हमने बनाया है और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण कदम जो हमने उठाया वो था लोकपथ ऐप की लॉन्चिंग। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के शुभ हाथों से उसकी लॉन्चिंग हुई। ये एक ऐसा ऐप है, देश में अलग अलग स्थानों पर इससे संबंधित कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए चुनौती भरा भी था और साहसपूर्ण काम भी था। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा उपरांत इसको लागू किया। इसमें ये ऐप कोई भी अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकता है और किसी भी सड़क में अगर कहीं कोई गड्ढा है तो वो उसका फोटो लेकर उस ऐप के माध्यम से उसको अपलोड करेगा। तो स्वाभाविक रूप से वो जियो टैग्ड फोटो है, तो वो संबंधित क्षेत्र के अधिकारी या इंजीनियर के पास ही वो फोटो जाएगा और उसकी जिम्मेदारी होगी कि 7 दिनों के भीतर वो उस गड्ढे को भरे और वापस से उस फोटो को अपलोड करे, ताकि जिसने शिकायत की है उसको भी और बाकी लोगों के भी ध्यान में ये आ सके कि वो गड्ढा भर दिया गया है। ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है कि लगभग 3700 शिकायतें इसमें आई और 95% से ज्यादा इनका निराकरण भी हुआ। पहले कुछ असमंजस था, बाद में विभाग ने भी इसको बहुत उत्साह के साथ में स्वीकार किया। पूरे विभाग ने इसमें कठोर परिश्रम किया और आज हम कह सकते हैं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ ये ऐप न केवल चल रहा है बल्कि इसके माध्यम से गड्ढों को भरने का काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। माननीय गडकरी जी हमेशा पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। जमीन पानी से तृप्त रहे इस दिशा में कदम उठाने की बात करते हैं। हमने उससे सीख लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवरों की कल्पना की थी, तो ये तय किया कि जहां जहां भी सड़कों का निर्माण होता है वहां मिट्टी की जरूरत होती है और आमतौर पर ठेकेदारों के द्वारा मिट्टी अलग अलग स्थानों से ले ली जाती है। लेकिन उसके लिए तय किया माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि वो जिले के कलेक्टरों से बातचीत करके उनसे अनुमति लेके किसी एक स्थान से ही वो मिट्टी लेंगे और जहां से मिट्टी लेंगे उसको एक छोटे तालाब या सरोवर का रूप दिया जाएगा, ताकि मिट्टी निकली है तो उसके बदले में धरती को कुछ मिले और वो पानी के रूप में मिले जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। बारिश का पानी उसमें आएगा, वो उस क्षेत्र के वाटर लेवल को ठीक करेगा, किसानों को भी फायदा होगा, क्षेत्र के लोगों को भी फायदा होगा। और इसको हमने नाम दिया है लोक कल्याण सरोवर। और बड़ी मात्रा में लोक कल्याण सरोवर मध्य प्रदेश में बनना प्रारंभ हो गए हैं। 2 महीने पूर्व जब माननीय गडकरी जी के साथ दिल्ली में बैठक थी, तब उस समय उन्होंने ट्री कटिंग के बदले ट्री शिफ्टिंग का सुझाव दिया था। विभाग उस पर भी तेजी के साथ काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में उसको निविदा की शर्तों में शामिल करने का हमारा प्रयास होगा। वाटर रिचार्ज बोर भी सड़क के किनारे एक नियमित दूरी पर बने, इस दिशा में भी विभाग ने काम प्रारंभ कर दिया है, ताकि पानी, बारिश का जो पानी है वो धरती पर गिरने के साथ ही उन रिचार्ज बोर के माध्यम से धरती के भीतर वापस पहुंचे, जो वाटर टेबल को ठीक करे। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो देश में अलग अलग राज्यों में चलती हैं, उस दिशा में भी मध्य प्रदेश के हमारे अधिकारी उससे अपडेट रहे। उसके लिए 3 अध्ययन दल हम लोगों ने अभी देश के 3 हिस्सों में भेजे थे। उसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र और NHAI दिल्ली में ये अध्ययन दल गए थे। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि बहुत अच्छे अनुभवों के साथ
आधुनिक तकनीकों से अपडेट होने के साथ वो वापस लौट कर आए हैं और शीघ्र ही वो अपनी रिपोर्ट विभाग को देने वाले हैं और उन रिपोर्ट्स के आधार पर विभाग उनको उनमें से जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको मध्य प्रदेश में लागू करेगा ताकि उसका लाभ मध्य प्रदेश को मिल सके। आज ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट पर भी विस्तृत चर्चा होना है। हमारे भी चीफ सेक्रेटरी महोदय ने उस पर अपने विचार रखे हैं, लेकिन इसमें जो जटिलताएं हैं उनके साथ विभाग के इंजीनियर कैसे अपना सामंजस्य स्थापित करें। मैं ऐसा मानता हूं कि आज का जो ये सेमिनार है, इस सेमिनार में जो विचार विमर्श होने वाला, उससे निकलने वाला जो अमृत है, जो मंथन उपरांत निकलेगा, तो वो विभाग की दृष्टि से आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। देश के अलग अलग राज्यों से जो डेलीगेट्स आए हैं, निश्चित रूप से आप सबके अनुभव विचार विमर्श में जो सामने आएंगे वो एक नई दिशा विकास की दृष्टि से निर्धारित करने वाले हैं। और मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि आप सब समय निकालकर मध्य प्रदेश की धरती में इस कार्यक्रम पे यहाँ पर पधारे हैं। और विशेष रूप से माननीय गडकरी जी का अभिनंदन और आभार इस बात के लिए भी कि आने के पहले ही उन्होंने लगभग 8,500 करोड़ रुपए के कामों की सौगात मध्य प्रदेश को दी है। इसके लिए हृदय की गहराइयों से उनका आभार। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जिसको लेकर वो हमेशा चिंतित रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जैसे जैसे सड़कों का विस्तार हो रहा है, विकास तो गांव-गांव तक पहुंच रहा है, लेकिन उसके साथ साथ प्रदूषण की गति भी उसके साथ बढ़ रही है। तो उस दिशा में हमेशा विभागों को, राज्यों को, इंजीनियर्स को अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि आने वाली प्रदूषण की चुनौती से हमें कैसे निपटना है और समय समय पर उसके लिए जो आवश्यक कदम है वो हमें उठाना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस तरह के सेमिनार से निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसी चुनौतियों से निपटने में आसानी होगी। मैं पुनः एक बार माननीय गडकरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और यहाँ पर पधारे हुए सभी डेलीगेट्स का अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय देवियों सज्जनों। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश ने हाल ही में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। और बात कर रहे हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मुझे सौभाग्य आपने दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय हमारे यशस्वी मंत्री जिनने नवाचार और सक्रियता के मामले में अपनी एक अलग पहचान बनाई, श्रीमान राकेश सिंह जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन। और ये मेरा सौभाग्य है माननीय गडकरी जी, आपने भाई साहब एक अच्छा काम किया। जब हम विकास के सपने देख रहे हैं तो विकास के आपके उस दिए गए अनुभव और सरकार के माध्यम से हमारे माननीय चीफ सेक्रेटरी ने आपके साथ जो समय गुजारा, मैं धन्यवाद दूंगा। मध्य प्रदेश सरकार आपका आभार मानेगी। अनुराग जी के माध्यम से हम अपने उन प्रकार से कई मामलों में सकारात्मक और सक्रिय ऊर्जा के साथ ये मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा, जिसके कारण से आपने अपने मंत्रालय को चलाया और मुझे लगा कि अब हमारा भी अपना मध्य प्रदेश सरकार का मंत्रालय उस गति से चलेगा। माननीय अनुराग जी जो चीफ सेक्रेटरी बने अभी हमारे बीच केसी गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, वर्तमान में पीडब्ल्यूडी के आप काम देख रहे हैं, एमडी अविनाश लवानिया जी, कमलेश कुमार पिपरी जी, अध्यक्ष आईआरसी, एसके निर्मल जी, महासचिव आईआरसी, और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण। इस अवसर पर आप सब बात बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से हो गई। भारत शासन के अंदर के काम करने के तरीकों को देखने की भी अनुराग जी ने माननीय प्रधानमंत्री से गति शक्ति अभियान से लगा करके गडकरी जी के अनुभव को भी शेयर किया है। राकेश जी ने भी अपनी बात कही है। मैं 2-3 बातें कह करके ज्यादा लंबा न कहते हुए कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा।
हम जब भोपाल में बैठे हैं तो यहाँ हमारी पुरानी तकनीक पे भी गौर करने की जरूरत है। नवीन विधा की बात आती है तो प्राचीन काल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ डैम बनाने की एक विधा होती है, आमतौर पर कहीं भी डैम बनते हैं, भारत में बने या भारत के बाहर बने, आमतौर पर नदी की मुख्य धारा को रोक करके पानी और इसको स्टोर करके डैम बनाने की पद्धतियां है। आपको यहाँ से समय मिले तो आप हमारे बड़े तालाब को देखना। ये लगभग 1000 साल पहले राजा भोज के काल का बनाया हुआ तालाब है। इस तालाब की विधा है कि पानी तो आएगा, लेकिन रोकने के लिए मुख्य धारा के बजाय चट्टानों का उपयोग किया गया है। चट्टानों में पानी अपने आप इकट्ठा होगा और पानी की अधिक मात्रा फिर साइड से निकालने का एक गोलार तरफ का रास्ता है, वो बहुत छोटा सा है। पानी का लेवल मेंटेन वही रहेगा, लेकिन कम खर्च में इतना बड़ा तालाब अगर बन जाए, और उससे बड़ी बात यह कि ये किसी भी हालत में फूटने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि मुख्य धारा कभी रोकी नहीं गई। ये अपने आप में नवीन तकनीक का राजा भोज के काल का 1000 साल का उदाहरण है, जो हमको ये एहसास कराता है कि नवीन तकनीक से बांध कैसे बनाए जा सकते हैं। ये नवीन तकनीक तो हो गई मुख्य धारा की, लेकिन प्राचीन विधा से जोड़ करके कम खर्च में अगर बांध बनाने तो ये भोपाल का बड़ा तालाब हमारे लिए एक माइलस्टोन का काम करेगा। माननीय गडकरी जी, आपके विभाग का एक लाभ मैंने लिया है, मैं बताना चाहूंगा। ये हमारे जायसवाल जी आपके यहाँ है, आपने यहाँ हमारे बीच में इंदौर उज्जैन से 4 लेन निकाला था, जो आगे जाकर के सुपर एक्सप्रेसवे से मिलने वाला था या दिल्ली जाने के लिए था। हमारे यहाँ पुरानी सिक्कों की एक तकनीक है, सिक्कों का अपना एक शास्त्र है। सिक्कों का शास्त्र कैसा है कि सिक्कों में जैसे राजा भोज का काल 1000 साल पहले का है, विक्रमादित्य का काल 2000 साल पहले का है, सम्राट अशोक उज्जैन में गवर्नर रहे, ये 2250 साल पहले का है। हमारे यहाँ ये ऐसी लंबी परंपरा में राजाओं ने अपने सिक्के निकाले। तो सिक्कों का एक शास्त्र है कि सिक्के के एक तरफ तो जो राजा रहता था वो अपने चिन्ह कोई लगा देता था, लेकिन उसके पीछे वाली साइड में एक कॉमन चीज रहती थी जो हर बार एक जैसी रहती थी। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए उज्जैन का सिक्का अगर 2000 साल पुराना भी होगा, सम्राट विक्रमादित्य काल का, अशोक के काल का भी होगा, 1000 साल पहले राजा भोज के काल का होगा, तो पीछे उसमें एक चौराहा जैसा 4 रास्ते निकल रहे हैं, ऐसा उसका ये अर्थात पूरे देश का सेंटर पॉइंट उज्जैन है, ये उसमें बनाया हुआ है। तो या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई भी देश में कहीं जाएगा तो वो उससे ही उस मार्ग से गुजरेगा, वो मार्ग की पहचान जैसा एक उसमें चिन्ह बना हुआ है। उस चिन्ह के आधार पर चूंकि हमारे यहाँ उज्जैन से आगर होकर के झालावाड़ के रास्ते से दिल्ली का एक 4 लेन आपने मंजूर किया था। मैं जायसवाल जी के पास गया, ऑफिस में बैठा, मैंने कहा भाई आपने ये मार्ग मंजूर कर दिया, टेंडर भी कर दिया, लेकिन ये लंबा पड़ेगा, इसको छोटा करो, इसको उज्जैन से घुमाओ। तो आपने उज्जैन से कैसे घूमेगा? हमने कहा आप एयर डिस्टेंस निकालो। हमने एयर डिस्टेंस निकलवा करके उसकी जो लंबाई देखी तो वो लंबाई वाकई कम निकली। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, जायसवाल जी ने प्रस्ताव बढ़ाया, आप तक मंजूर होकर के आया, बना बनाया हुआ टेंडर कैंसिल किया और नजदीक का रास्ता निकाला। तो ये जो नई तकनीक के साथ पुराने हमारे अनुभव भी है, कई सारी चीजों का जो लाभ जोड़ते हैं, ये मुझे लगता है कि सड़क की गुणवत्ता के साथ साथ इस प्रकार की भी आवश्यकता है जिससे हम अपने सरकार के दिए गए धनराशि का सदुपयोग भी करें, सही उपयोग भी करें, और वक्त के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गडकरी जी के जो मूल भाव है वाकई ये इसी प्रकार के। जैसे मैं अभी हमारे बीच में बात आ रही थी, हमारे चीफ सेक्रेटरी बता भी रहे थे कि हमारे पास सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, इनको जोड़ करके या भविष्य की दृष्टि से विस्तार की विकास की जरूरत है। जैसे मैं इस बात को समझ रहा था, हमने अपनी सरकार बनने के बाद संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चालू किए। ये केवल बड़े एक ही नगर इंदौर में रोजगार के लिए बड़े कारखाने बन जाए इससे बात नहीं बनेगी। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, तो हमारे लिए संभाग केंद्र पर भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने की जरूरत है। तो वहां के आने जाने के मार्ग भी, लेकिन इनके साथ साथ भारत सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है और उसका हम लाभ कैसे ले सकते हैं, उसको जोड़ते हुए हमारे अपने भविष्य के प्लान बनाने की जरूरत है। जैसे उदाहरण के लिए अभी तक हमारे पास इंदौर से बंबई जाने का मार्ग एक ही मार्ग था कि इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से नागदा, नागदा से रतलाम के रास्ते से बंबई जाना रहता है। इसके अलावा बॉम्बे जाने का रास्ता नहीं, दिल्ली जाने का भी इसी प्रकार का था। तो ये अभी हमारा आमतौर पर 18 घंटे लगते हैं।
या 14 घंटे से ज्यादा लगते। लेकिन जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, अगर अभी आज दिल्ली से कोई बंबई जाना चाहता तो उसके 2 मार्ग है कि दिल्ली से वो नागदा आएंगे, नागदा से रतलाम के रास्ते आगे बढ़ेंगे जो गुजरात होके जाएगा, और या अभी वर्तमान में ग्वालियर से होकर के भोपाल, भोपाल से इटारसी, खंडवा होके बंबई के रास्ते जाएगा। लेकिन जैसे हमारा नया रेल मार्ग जो मंजूर हुआ है, खंडवा से इंदौर की ब्रॉडगेज जो हो रही है, जो आपने 4 लेन निकाला है, जिसके माध्यम से एक रास्ता निकलेगा जिसमें 4 से 6 घंटे का हमारा सफर बचेगा और उतने ही किलोमीटर 100 से 200 किलोमीटर बचेंगे। लेकिन इंदौर मनमाड़ एक और नई रेल लाइन मंजूर हो गई, उससे तो और 3 घंटे कम होने वाले। तो आने वाले समय में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के लिए वापस जो वो मैंने सिक्का याद दिलाया, ये उसी प्रकार से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर इंदौर से होकर के मुंबई दिल्ली के लिए नया बनेगा। तो भविष्य की दृष्टि से इकोनॉमिक कॉरिडोर अपन जब बनाने की बात करेंगे तो इस प्रकार से इन कामों को लेकर के आपके यहाँ काफी अच्छे सुयोग्य इंजीनियर्स भी आए हैं, बाकी विधाओं से जुड़े लोग भी आए। उम्मीद करता हूं कि आज अब यहाँ, चूंकि मैं कुंभ की नगरी से आता हूं जहां अमृत मंथन 12 साल में प्रत्येक बार हमारे सारे संतगण, ऋषि मुनि, महामंडलेश्वर करते, मैं उम्मीद करता हूं कि 2 दिन आप भी अमृत मंथन करेंगे। इसमें निश्चित रूप से भारत के लिए नया एक उद्देश्य के लिए आपकी पूर्ति होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सड़क मंत्रालय और नई टेक्नोलॉजी को लागू करते हुए आगे बढ़ेगा। ये बात सही है कि अभी बहुत सारी चीजों में हमने काफी प्रगति की है, लेकिन उतनी संभावना और बढ़ी हुई भी है। ये बात सही है कि हम आमतौर पर जो सड़कें बनाते थे डामर की, उसकी कठिनाइयों के बारे में गाली भी खाते थे, लेकिन काम भी करना पड़ता था, वो बड़ी बात थी। लेकिन आज बदलते समय में ये कितने प्रकार से अलग अलग नई नई तकनीक लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी जो आपकी अपनी स्पीड है, मैं मध्य प्रदेश के बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि लगभग 15.5 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हमारे मध्य प्रदेश सरकार अपने विकास के मामले में आगे बढ़ रही है, सड़क बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। और ये जो दूसरा आपका जो आइडिया, उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि बना बनाए मार्ग को तो हम चौड़ा करें, अपनी जगह ठीक है, लेकिन ग्रीन फील्ड के माध्यम से एक नए रोड बनाएं, उनके आधार पर जो डेवलपमेंट की आपकी कल्पना है, इस कल्पना पे हमने काफी काम किया है। तो उम्मीद करेंगे कि आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। एक बार पुनः मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और आपके सभी प्रकार के सुझाव में मध्य प्रदेश सरकार के विकास के मामले में भी आपके सुझाव पे हम आगे बढ़ेंगे। पुनः अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देवी और सज्जनों, समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, हम सभी जानते हैं कि साधारण नेता नहीं, एक दूरदर्शी नेता हैं। दिवाली आ रही है, मिठाई मिलेगी, लेकिन हमारी तो होली दिवाली सब मन गई। जोरदार अभिनंदन करो माननीय गडकरी जी का, जिनके आने के पहले हमारा कानपुर भोपाल एक्सप्रेसवे 4 लेन तो मंजूर किया लगभग 6,500 करोड़ से, और आप कह रहे 25,000 करोड़ की और नई सौगात देने वाले बहुत जल्दी। तो इससे अच्छी क्या बात हमारे लिए। तो ये वाकई सारे त्योहार एक दिन हो गए। एक बार फिर मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार भी मानता हूं, और उनका प्रेम स्नेह सदैव इसी प्रकार से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार अभिनंदन माननीय गडकरी जी। और अब मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि आज के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए परम आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, अनेक सालों तक पार्लियामेंट में मेरे साथ जिन्होंने काम किया, ऐसे मेरे सहयोगी और पीडब्ल्यू मिनिस्टर आदरणीय राकेश सिंह जी, 1.5 साल तक मेरे विभाग के सचिव के रूप में बहुत अच्छा कार्य जिन्होंने किया, और अभी आपके चीफ सेक्रेटरी है ऐसे आदरणीय अनुराग जैन जी,
आदरणीय केसी गुप्ता, ACS गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, अविनाश लवानिया, चंद्रमोहन ठाकुर जी, कमलेश कुमार पिपरी जी, प्रेसिडेंट IRC, SK निर्मल, सेक्रेटरी जनरल, श्री S सालुंके, वाइस प्रेसिडेंट, श्री मोहित वर्मा, वाइस प्रेसिडेंट, श्री RK मेहरा, इंजीनियर इंचार्ज, श्री SS बघेल और उपस्थित देश भर से आए हुए सभी इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मुझे आज इस कार्यक्रम में आने के बाद बहुत खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई कि रोड कंस्ट्रक्शन और ब्रिज कंस्ट्रक्शन में जो क्वालिटी है और जो नई नई टेक्नोलॉजी है और उसके बारे में एग्जीक्यूशन करते समय अपने विचार मंथन से क्या सुधार करना चाहिए, कौन सी नई टेक्निक अपनानी चाहिए, इसके लिए IRC ने जो इनिशिएटिव लिया है और आप सब लोग इसमें शरीक हुए हैं, ये निश्चित रूप से बहुत बहुत आनंद और अभिनंदन का विषय है। मैं IRC को और मध्य प्रदेश PWD को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारी कोशिश यही है कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करें और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करें। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व आप सब लोग जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हमारे देश के इकोनॉमी को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है और विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत बनाना है। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को बढ़ाना है और ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री को बढ़ाकर हमारे देश की ग्रोथ रेट को जैसे बढ़ाना है, वैसे रोजगार का भी निर्माण करके हमारे देश को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना है। किसी भी देश के विकास में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका किसी की है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 चीजें जहां डेवलप होगी वहां ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री खड़ी होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और जहां ट्रेड, इंडस्ट्री और बिजनेस खड़ा होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, वहां रोजगार निर्माण होगा और जहां रोजगार निर्माण होगा वहां की गरीबी दूर होगी। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारे सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है और इसलिए हमें वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं और हमारे देश में जो अच्छे प्रयोग हैं, उस प्रयोग को स्वीकार कर हमें इस सेक्टर को क्वालिटेटिव बनाना है। मैं अपने लाइफ में 2 बातें बहुत याद रखता हूँ। पहली बात है कि नॉलेज एज ए पावर, innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill, and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और ये जो नॉलेज है आपको आपके महाविद्यालय में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में तो मिला है, पर इस नॉलेज का उपयोग करके ओनरशिप के साथ अगर आपकी विजन क्वालिटेटिव होगी, जो अच्छी बातें उसको स्वीकारते हुए आगे जाएगी, तो देश के भविष्य को बदलने की आपकी ताकत है। आप हमारे आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, विश्वकर्मा हैं और इसलिए आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए स्वाभाविक रूप से आपके अनुभव से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप सबका योगदान बहुत बड़ा है। कभी कभी मंत्री होने के नाते बहुत सी बातों का क्रेडिट मिलता है हमको और इसलिए लोगों को लगता है कि ये रोड इन्होंने बनाया है, मैं थोड़ी रोड बनाने के लिए आता हूँ। ये रोड तो आप काम करते हैं और इसलिए जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसका क्रेडिट मिलता है और जब गड्ढे पड़ते हैं तो भी हमको डिस्क्रेडिट भी मिलता है। लोग तुरंत सोशल मीडिया पे ठोकने के लिए भी आगे पीछे नहीं करते।
तो इसलिए ये जो आपने सबने मिलकर जो काम किया है, उसके कारण कभी कभी ये जो अच्छी बात है, क्रेडिट है, वो हमको मिलता है। मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ, वैसे बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, पर मैं एक मैनेजमेंट में एक बात बहुत अच्छी तरीके से सीखा कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने जब बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। But when A and B comes together, thinks together and works together, A plus B ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB। And this twice AB is a result of collective team spirit. We need to establish coordination, cooperation and communication between the stakeholders. जब हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिलते हैं। मैं अक्सर हमारे सहयोगी को कहता हूं कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज। और इसलिए जो जो छोटे छोटे लोग भी होते हैं, वो भी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और जो अच्छी बातें बताते हैं उसके ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है, तो उसको स्वीकारना और हमारी कुछ कमियां लोग ध्यान में लाकर देते तो उसको निश्चित रूप से कम करने की कोशिश करना, दैट इज टू बी द बेस्ट वे फॉर सक्सेस। और इसलिए नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज ए पावर, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरी एक बात जो है, वो जो मैं अक्सर याद रखता हूँ, वो है वेस्ट टू वेल्थ। एक मैं अक्सर ये बात पे विश्वास रखता हूँ कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। अभी कुछ दिन पहले हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास 450 एकड़ जगह डंप यार्ड की थी। अब हमने टेक्नोलॉजी लाई, गंदा पानी जो था वो बेच दिया, तो 300 करोड़ रुपए साल के मिलते, शुद्ध करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को पावर जनरेशन को दिया। लोग टॉयलेट में पानी डालते हैं, हमको पैसे मिलते हैं 300 करोड़ साल के। फिर कचरे में हमने उसको सेग्रीगेट किया और एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लाई। ग्लास, मेटल और प्लास्टिक को रिसाइकलिंग हुआ और जो ऑर्गेनिक वेस्ट थे वो बायोडाइजेस्टर में डाल के उसे मीथेन बनाकर बायो सीएनजी बन गया, तो गैस बन गया। तो कचरे के लिए इतनी जगह ही लगती नहीं थी। फिर मेरे मन में आया, मैंने हमारे कमिश्नर को कहा कि हमारा शहर एजुकेशनल हब बनना चाहिए। तो मैं पुणे में मेरे बड़े अच्छे संबंध है, सिम्बोसिस करके यूनिवर्सिटी है, उनके मुजुमदार करके चेयरमैन थे। उनको मैंने कहा, मुजुमदार साहब आपको मेरे लिए एक बात करनी होगी। बोले क्या करना है? नागपुर में आपका कैंपस खोलिए। तो उन्होंने कहा कि एक कंडीशन पे खोलूंगा, अगर आप मुझे जगह दोगे। तो मैंने आने के बाद सोचा कि जगह कहाँ मिलेगी शहर में, तो ये डंप यार्ड खाली हुआ था। तो मैंने हमारे कमिश्नर को कहा कि एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेकर एक टेंडर निकालो और 1 रुपए के लीज पर 110 एकड़ जगह हमने 30 साल के लिए सिम्बोसिस को दी। और फिर सिम्बोसिस में मुजुमदार साहब और उनके लड़की को कहा कि डिजाइन मेरे बिना नहीं मंजूर करूंगा, आर्किटेक्ट मैं सिलेक्ट करूंगा। तो मेरे मित्र मुंबई में मैं काफी दिनों तक था, ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर करके, टू बी द वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट इन द कंट्री। तो मैंने उनको फोन किया और वैसे भी उनको पहले मैंने हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करने के लिए बुलाया। तो कभी कभी वो मुझे कहते कि नितिन जी तुमने मुझे कहाँ फंसा। हमने एक रेलवे लाइन शहर से जाती थी डिफेंस में, तो वो लाइन हमने 2.5 करोड़ रुपए में खरीदी और हफीज को कहा कि इस पर एक अच्छा 35 हेक्टेयर जमीन थी और उसमें हमने एक बहुत अच्छा डिजाइन किया मार्केट का और उसका नाम रखा लंदन स्ट्रीट, बाद में हम ऑरेंज स्ट्रीट किया। 24 पैकेजेस हुए और अभी तक 7 पैकेजेस हमने बेचे हैं और कारपोरेशन को 2,500 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, 2.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट। और वो
डिजाइन किया ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर। और वो कारपोरेशन में काम करते करते इतना तंग हो गया कि बहुत बार मेरे पास आया कि बोले मुझे जरा आप इससे चिपकी दो। बोला नहीं, मैंने बोला आप दुनिया में काम करते हो, अमेरिका में काम करते हो, इंग्लैंड में काम करते हो, दुबई में करते हो, जरा कारपोरेशन में भी काम का अनुभव लो। अगर यहाँ तुम फिट हो गए तो दुनिया के कहीं भी काम के लिए आप फिट हो जाएंगे। अभी 7 पैकेजेस हो गए पूरे। तो उनको मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी का डिजाइन करो। यूनिवर्सिटी आई, 450 करोड़ का कॉम्प्लेक्स बना। इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लेक्स इन द कंट्री। 15,000 लड़के पढ़ रहे हैं और जितने पढ़े उतने फॉरेन में चले गए। बहुत लोगों को रोजगार अच्छा देश में मिला और बहुत से फॉरेन में चले गए। फिर मैंने, हमारे मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी, उनको कहा कि आप अपने यहाँ नर्सिंग होम जी आनी चाहिए। तो फिर वो अमरीश भाई जो हमारे नर्सिंग होम जी के प्रमुख है, बोले मुझे जगह दो। फिर कचरे वाली जगह निकाली, फिर 50 एकड़ उनको दी और परसों उनका भी भूमि पूजन हो गया। और वो केजी टू पीजी करीब 850 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और नागपुर में दोनों इंस्टीट्यूशन आ गई और इसलिए हमारे यहाँ एजुकेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई। तो मैंने कहा ये वेस्ट टू वेल्थ नहीं है, ये वेस्ट टू नॉलेज है, क्योंकि कचरे के डंप यार्ड के ऊपर उसका उपयोग हुआ। तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ भी कचरे के तो हो गए। अनुराग जी हम हमारे यहाँ से आए, उन्होंने 3 बातें उनकी विशेषता। एक जो गति शक्ति करके ये जो योजना बनी, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन हो, सरकार में साइलोज में काम करती है, एक दूसरे से कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा है कि एक अधिकारी ने दूसरे से बात नहीं करना, चर्चा नहीं करना और सुनना नहीं, तो कोई बात नहीं करना। तो पहला आया कि रेलवे अलग ब्रिज बना रहा है, हम अलग बना रहे हैं, और रोड तीसरा कोई और चौथा कर रहा है। तो फिर प्रधानमंत्री जी बोलते थे बार बार ये साइलोज में चलता है। तो अनुराग जी का कंट्रीब्यूशन है देश के लिए कि उन्होंने गति शक्ति, ये जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया, अब इसके कारण हम तो सब समझ जाते हैं। और जो उन्होंने उनके भाषण में कहा, आप जिस स्टेट से आए हो, ये गति शक्ति को, इस सॉफ्टवेयर को ले जाकर आप इसकी शुरुआत करिए। इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक है कि मैं अभी दिल्ली बेंगलोर से चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे हेलीकॉप्टर से देख रहा हूं, तो 3 बड़े बड़े टावर रोड में आए और उसको उठाने के लिए 300-400 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। तो मेरे साथ वो भी मध्य प्रदेश के थे, अच्छे अधिकारी थे, पांडेगढ़ के, सागर के, रिटायर हुए थे, मेंबर है। मैंने कहा पांडे जी तुमने IIT पास किया है ना? हाँ। तो तुमको समझ में नहीं आता, ये टावर से थोड़ा रास्ता सरका देते तो ये 450 रुपए काय के लिए कर जाओगे? बोले साहब आप सही है, पर ये DPR वालों ने गलती की है। DPR वाले तो इतने महान लोग हैं कि एक एक जन को पद्मश्री और पद्म विभूषण ही देना। यानी कितने गंदे काम हो सकते हैं, कितने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कोई घर में बैठ के गूगल पे ही प्लान करता है। आई एम सॉरी अगर उनमें से कुछ हो गए तो उनकी क्षमा मांगता। भाई पैसा 2 पैसे ज्यादा लो, काम परफेक्ट करो ना। और हम सब जो हमारा चलता है मिनिस्ट्री का झंझट, अनुराग जी और हमको यही ये नया EOT दो, एक्सटेंशन ऑफ वर्क दो, एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क करो, पूरा DPR गलत, अलाइनमेंट गलत, और हम यही करते करते हमारी सब समय चला जाता है। तो पहली बात परफेक्शन इन DPR, और इसलिए हमारे जो PDRO होते हैं और आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डेप्यूटी इंजीनियर होते हैं, वो कोई भी रोड प्रोजेक्ट करने के पहले कभी साइट पर जाते हैं क्या? देखते हैं क्या उसको, कहाँ मंदिर आ रही, कहाँ मस्जिद आ रही, पूरा रोड बना दे और मस्जिद और मंदिर के सामने काम बंद कर देते हैं। फिर हमारे पास आते साहब इसको कैसे निकालना? अरे भाई पहले ध्यान में आता तो रोड बाजू से ले जाते थे। इसका कारण वो गूगल पे बैठ के तय होता। तो पहली बात यह है कि ओनरशिप चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो हमारा DPR जो है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे कॉरिडोर मिनिस्टर को कहूंगा कि आपके पास IIT भी होंगी, इंजीनियरिंग कॉलेज भी होंगे, इनके सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 5-10 लाख रुपए बच्चे को भी अनुभव मिलेगा। उनको बोलो कि ये DPR चेक करो
और आपको ये डीपीआर अगर चेक होगा तो बहुत सी गलतियां ध्यान में आ जाएगी, जिसके कारण फ्यूचर के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो पहली बात तो एक स्वाभाविक है, और दूसरे फिर अथॉरिटी इंजीनियर है। अभी हमने काफी सुधार किया है उसमें। ये इनको इंडिपेंडेंट इंजीनियर कहा था, कहते हैं। मैंने कहा पहले इनका नाम बदलो, ये डिपेंडेंट इंजीनियर रखो। कोई तो भी 70 साल का 75 साल का रिटायर्ड आदमी, वही डीपीआर बनाने वाली भी कंपनियां उनकी है। बाकी भी मैं तो बोला अभी ऑफिशियल करो, जितने गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको डीपीआर बनाने के लिए और प्रोत्साहित करो, क्योंकि उनके नॉलेज को और एक्सपीरियंस को उपयोग होगा। अब ये जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर है, अब उसके लिए भी हमने काफी चेंजेस किए। जो अनुराग जी थे, अब उनको जिम्मेदार पकड़ा, और इसलिए ग्राउंड लेवल पर ये 2-3 बातें जब तक नहीं हो पाएगी, तब तक मुझे लगता है कि हमारा परफेक्शन नहीं होगा। आज हमारे देश का रोड नेटवर्क 63 लाख किलोमीटर है। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अभी सुंदरलाल पटवा जी जब मंत्री थे और मैं मुंबई में मंत्री था, तो सुंदरलाल पटवा जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, और मेरे पीछे मुंबई में मेरे घर पे उतरते थे। मेरे उनके पारिवारिक संबंध बहुत घनिष्ठ थे। तो एक दिन मुझे कहा, नितिन, अटल जी को मिलने के लिए तुमको दिल्ली आना है। तो बोला, पटवा जी क्यों, मुझे क्यों मिलना है? बोला, मैं बोल रहा हूँ आना इस तारीख को। मैं कुछ बोलने का मैं अटल जी के पास गया, और उन्हें पहले ही बात करके रखी थी। और अटल जी ने मुझे कहा कि तुमने वो शहरों में बहुत काम किया, फ्लाईओवर वगैरह, तुम ये प्रधानमंत्री, ये जो ग्राम सड़क योजना है गांव को जोड़ने वाली, ये तुम बनो। और 3-4 महीने मैंने उसके ऊपर काम किया। पटवा जी को प्रेजेंटेशन दिया, अटल जी को दिया, योजना उनको दी। फिर 1.5-2 महीना कुछ हुआ ही नहीं। फिर पटवा जी ने अटल जी क्या मीटिंग तय की, और अटल जी मुझे प्रेम भी बहुत करते थे। मुझे बोले, क्यों, आपको काम बताया, अभी तक क्यों नहीं कुछ हुआ? तो मैंने हंसते हुए कहा, मैं थोड़ी देश का प्रधानमंत्री हूँ, आप है, आप बताओ क्यों नहीं हुआ? तो बोला, मुझे बोले क्या है? मैंने बोला, ये नीति आयोग में ये व्यक्ति है, वो बोलता है कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये स्टेट सब्जेक्ट है। देयर आर 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो गांव को जोड़ने का काम है, ये स्टेट लिस्ट में है। और वो कहता है कि प्रधानमंत्री जी, वी कैन नॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, इसलिए ये हो नहीं सकता। तो अटल जी ने मेरे तरफ देखा, थोड़ा बोलने में उसको बोलूं, बोला, अटल जी, ये तुमको सलाह देने वाला तुमको डुबाने का काम कर रहा है। बोले, कैसे? मैंने बोला, इसको थोड़ी चुनाव लड़ना, तुमको चुनाव लड़ना है, और ग्राम सड़क योजना करोगे तो इतिहास में आपका नाम होगा। तो बोले, मैं क्या करूं? मैंने बोला, इसकी कुछ मत सुनिए, ठप्पा, आप साइन मारिए, आप सब आ गए हो, आप जो बोलोगे वो होगा। और ये नहीं तो ये अगले बार तुम ये यहाँ चेयर पर तो आना चाहिए, ये काम नहीं होगा तो ये नियमों को कौन दुनिया याद करेगी? यू कैन, आप कर सकते हो निर्णय। अटल जी ने पहली बार निर्णय किया, 15 दिन में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने घोषणा की, और देश के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से करीब 3.5 लाख गांव उस तक उसको मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी। और इस योजना की शुरुआत अगर किसी ने की तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय ग्रामीण विकास मंत्री सुंदरलाल पटवा जी ने की। ये इतिहास है, और मेरा सौभाग्य है कि वो योजना बनाने के लिए मुझे मौका मिला। अब आपको ये ग्रामीण रोड से लेकर, डिस्ट्रिक्ट रोड से लेकर, स्टेट हाईवे से लेकर नेशनल हाईवे तक ये बिल्कुल हो सकता है। अभी मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में अनधिकृत लेआउट से, मैं अनुराग जी को पता है, आप एक बार आइए तो मैं आपको, तो मुझे रास्ते बनाने हैं। अब एक रास्ता रोड, ये जो अनधिकृत लेआउट झोपड़पट्टी में बनाना, सरकार बोलती है अनधिकृत है, पैसे नहीं है, अब मेरे को चुनाव लड़ना है, तो उनके वोट नहीं मिलेंगे तो मैं कैसे जीतूंगा? फिर मैं सोचा, और फिर मैंने एक एक्सपर्ट की मीटिंग बुलाई।
और मैंने कहा मुझे 25 लाख रुपए किलोमीटर के अंदर रोड 10 साल टिकेगा, ऐसा रोड बन सकता है क्या? तो मैं सब साइंटिस्ट को उन्होंने बोला बन सकता है। तो मैं मिट्टी में 20% फ्लैश, और उसने कहा सतना जो है तुम्हारे यहाँ, वहाँ का चूना 4%, वो डालकर उसको सॉइल स्टेबलाइज करके फिर उसमें बाद में अगर हम रोलर घुमाकर घुमाएंगे तो रोड 5 साल टिकेगा। एक ने प्रपोजल, दूसरे ने दिया कि ये जो स्टील स्लैग है जो हम रोड में यूज करते हैं, उसको बारीक करके वो भी विकास करते हैं, वेस्ट मटेरियल उससे सीमेंट में आती है, स्लैग सीमेंट, और वो अगर हमने उसमें डाल दी तो अब मैंने उसकी योजना बनाई और पहला पायलट प्रोजेक्ट का रोड बना, अभी टेस्टिंग होगा। तो 25 लाख रुपए किलोमीटर। जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई, उसमें भी विशेष रूप से ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था कि डिजाइन कैसे करना। अभी अनुराग जी थे तभी हमारे यहाँ सर्कुलर निकला है कि देखिए ये डांबर रोड बनाने में बहुत लोगों की खुशी है। हर साल रोड बनता है और हर साल गड्ढे पड़ते हैं और हर साल नया रोड बनता है, इसमें कुछ लोगों को बड़ा आनंद आता है। अब ये आनंद अगर खत्म करना है तो हमने अभी इसके ऊपर एक अल्ट्राटेक का व्हाइट टॉपिंग कंक्रीट लाया, और वो आप व्हाइट टॉपिंग करा दो, 25 साल कुछ नहीं होगा। मैंने हमारे शहर में पूरा शहर कंक्रीट रोड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल है, गड्ढी नहीं है। और आप अगर ये टेक्नोलॉजी लेंगे, वैसे मुझे बता रहे थे अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश जी कि उन्होंने इसको स्वीकार किया, तो ये बिटुमिन रोड और पानी की दुश्मनी है। और हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है, और पानी जब गिरता है तो उसके कारण बड़े प्रमाण पर ये रोड खराब हो जाते हैं। तो ये अल्ट्राटेक का जो है ये रोड कैसे, इसके लिए भी आप लोग जरूर विचार करिए। जहाँ तक हम रोड बना रहे हैं उसकी हमारे राज्य के देश के विकास में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% है, चाइना की 8% है। परसों मैं अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गया था, वहाँ के बड़े बड़े सीईओ आए थे, उनकी भी 12% है। और हमारे देश में ये लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने का सबसे बड़ा आवश्यकता है कि रेलवे की, वाटरवेज की और हाईवेज की इफिशिएंसी बढ़ानी होगी कम पैसे में। अभी आज मैं आ रहा था, वैसे बहुत दिन जब आता हूँ हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरता हूँ, बहुत सुंदर है भोपाल, ये लेक बहुत सुंदर है। तो मैं एक बार आया तो शिवराज जी को बताया कि ऊपर से रोपवे बना दो और भोपाल को जोड़ दो, तो ऊपर के ऊपर लोग पानी के ऊपर से चले जाए। फिर दूसरी बार मैंने आया तब उनको कहा अगर थोड़े पैसे खर्चा कर सकते हो तो पानी के अंदर इमेंस टनल बना ताकि शहर से वहां से निकल जाए। स्टेट से आए हो, ये गति शक्ति को, इस सॉफ्टवेयर को ले जाकर आप इसकी शुरुआत करिए। इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक है कि मैं अभी दिल्ली बेंगलोर से चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे हेलीकॉप्टर से देख रहा था, तो 3 बड़े बड़े टावर रोड में आए और उसको उठाने के लिए 300-400 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। तो मेरे साथ वो भी मध्य प्रदेश के थे, अच्छे अधिकारी थे, पांडे करके, सागर के, रिटायर्ड हुए भी, मेंबर है NHI। मैंने कहा पांडे जी तुमने IIT पास किया है ना? बोले हाँ। बोले तुमको समझ में नहीं आता ये टावर, मुंबई में आप आएंगे तो BPT से अलीबाग जाइए, तो अलीबाग से आप मुंबई गोवा रोड पर जाने के लिए आपको 50 मिनट लगते हैं, और साउथ मुंबई से निकलकर रोड से जाएंगे तो 2.5 घंटा लगता है। तो क्या हुआ कि ट्रक, बसेस, कार सब अंदर जाती है और लिफ्ट पे चढ़ के लोग, ऊपर में एक रेस्टोरेंट बना वहां चले जाते हैं, और अभी अलीबाग जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, अब ये 17 मिनट में जा रहे हैं। अभी मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो मैंने उनको कहा ये वही उसमें लगा दो कि एयरपोर्ट में डायरेक्ट हमने एक जेटी बना दिया। और मैं शिपिंग मंत्री था, पूरे मुंबई में अलग अलग जगह पर लोग अपनी गाड़ी, कार और अपना ट्रक, बसेस उसमें डालेंगे। रोपैक्स फेमस है बहुत, कोचिन शिपयार्ड ही बनाती है, और उसमें बैठकर गाड़ी रख दो, 17 मिनट में मुंबई से कहीं भी तुम एयरपोर्ट चले जाओ। अभी 3 घंटे, 2.5 घंटे लगते हैं। तो मुझे मालूम नहीं है, भोपाल में आप एक बार लाओ
और ये रो टैक्स लगा दो, अपनी गाड़ी स्कूटर सब लगेंगी, वहाँ छोटा सा धक्का बनाना पड़ेगा और उधर से उधर पानी पे गाड़ी रखी, उतर गया, चला गया, तो आपका सस्ते में काम हो जाए। ये टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशंस है, जैसे गंगा के ऊपर, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, ये निकलकर ब्रिज एकदम दूर है, तो 135-200 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। अब डायरेक्ट ये रो पैक्स के कारण लोग जा रहे हैं। तो ये जो नई नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस है ये, और अभी आपको तो 2 दिन पहले मैं गया था, आपका भेल भोपाल में है ना, वो उनका मिथेनॉल की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मैंने किया, जनरल मानकेशा ऑडिटोरियम जो है उधर हमारे डिफेंस का, वहाँ। अब इन्होंने एक टेक्नोलॉजी तैयार की है भेल में, उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उससे मिथेनॉल बनाया। और हमारे यहाँ मैंने बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट कारपोरेशन की 25 बसेस 15% मिथेनॉल डाल के अच्छी चलाई, एक सक्सेसफुल हुआ। अशोक लेलैंड ने ट्रक और बसेस लॉन्च की है और अब मरीन इंजन मिथेनॉल के बन रहे हैं। तो मेरा आपसे एक सुझाव, मिथेनॉल का रेट है 22 रुपए लीटर और डीजल का है 120 रुपए लीटर। और अभी इन्होंने जो टेक्नोलॉजी तैयार की जनरेटर से, अशोक लेलैंड और किर्लोस्कर के भी मार्केट में आ गए। तो जहां आप जनरेटर सेट यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, वहां इलेक्ट्रिक मशीनरी वो भी आ रही है। पूरे आपके जितने जनरेटर्स हैं वो अगर मिथेनॉल पे जाएंगे तो आप रोड को 1000 करोड़ के रोड में कम से कम 40 करोड़ की कॉस्ट कम कर लोगे। हम डीजल 100 करोड़ का रुपए का लगता है। तो पहली बात तो ऐसी है कि हम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम कैसे करें। तो डीजल और पेट्रोल के बजाय इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायो LNG, CNG, इलेक्ट्रिक, इसका उपयोग करेंगे, फायदा होगा। अभी आपके यहाँ मैंने बजाज की स्कूटर लॉन्च की थी 2 महीने पहले पुणे में, 2 व्हीलर, वो थी बायो CNG उपयोग पर। अब CNG बनता है परली से। हमारे यहाँ 400 प्रोजेक्ट शुरू है, 70 एक पूरे हो गए। मैं भी 10 टन CNG बना रहा हूँ। वो CNG में स्कूटर में डालने से एक किलोमीटर पेट्रोल की स्कूटर और मोटरसाइकिल का खर्चा 2 रुपए 25 पैसे आता है और CNG का खर्चा 1 रुपए आता है। तो आप समझ लीजिए कि आपकी बचत कितनी होगी। पेट्रोल डीजल की कार दिखने वाली नहीं है। मैं तो, मेरा कैंपेन है इसके खिलाफ चलता है। इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है और हमारे देश की हेल्थ प्रॉब्लम की सबसे बड़ी समस्या पोल्यूशन है। और ये ग्रीन फ्यूल हमारे इथेनॉल, बाद में बायो CNG, ये अभी हम लोग बिटुमेन भी बना रहे हैं। मैं परसों हमारे